जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस बुक लाया है दोस्तों। इसमें यूटेरिया का प्रैक्टिस बुक है, वॉल्यूम 2 है। यूटेरिया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2। इससे पहले यूटेरिया का फर्स्ट बुक में करवा चुका हूँ, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट था। पूरा वीडियो अपलोड है 15 का 15, उसका मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों। इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। और ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में लाया हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी मैं करवा चुका हूँ और उसका वीडियो भी अपलोड है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों। तो वॉल्यूम 1 भी देख ले, उसके बाद सीरियल वाइज देखें दोस्तों, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है। बीएसएससी इंटर लेवल का नया पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए आज बीएसएससी इंटर स्तरीय लेवल का वॉल्यूम 2 को हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम 2 में क्या क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 का आज पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन है, तो इसमें लिम्फोसाइट है जो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो। क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है जो कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है, ठीक है। यह सबसे छोटी श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होती है और इनकी रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होता है। श्वेत रुधिराणु जितना भी रक्त है, रक्त के अणु हैं, उनमें से 20 से 30% केवल क्या होते हैं? श्वेत रुधिराणु होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाती है और HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के हुए, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है। मानव की जो पसलियां हैं किसके साथ जुड़ी होती है, ये प्रश्न पूछा है। तो मानव की पसलियां हैं जो अस्टर्नम बोन के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव में 12 जोड़ी पसलियां होती है, अर्थात 24 पसलियां होती है। 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती है, ठीक है। 24 पसलियां होती है, अस्टर्नम है। तो कितना जोड़ी? 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती है, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। और ये सभी जो है अस्टर्नम से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? तो सुक्रोज नामक एंजाइम है जो शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सुक्रोज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। पेप्सिन है जो प्रोटीन को किसमें बदलती है? पेप्टोन्स में। लाइपेज वसा की वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज है वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है, लाइपेज, ठीक है। यदि हम देखें माल्टेज है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस पे हमसे पूछा सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? तो ग्लूकोज में एवं फ्रुक्टोज में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न को, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यदि हम देखें तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ एक द्वारा एक दूसरे को आकृष्ट होने का प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन की गति के 3 नियमों के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। न्यूटन ने मौलिक खोजों के आधार पर बताया है कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक वस्तु एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 5 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसमें देखें हम तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.2
108 गुना 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुना 10⁻⁻27, ठीक है। न्यूट्रॉन का होता है 1.678 गुना 10⁻⁻27 kg। तो ये तीनों का द्रव्यमान मैं बता दिया हूँ दोस्तों। तो इसमें से क्वेश्चन कहा गया है कि अवरोही क्रम में जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला है वो पहले होगा। तो यदि हम इसे सजाएं तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपको प्रोटॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में की ओर देखें, इसमें दिया गया है 6 नंबर प्रश्न की ओर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जल चक्र सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर विकिरण जल के चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जल चक्र है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में कि सूची 1 सूची 2 में मैच करना है हमें। तो हम लोग देखेंगे इसमें सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है। देखिए, त्वचा कैंसर जो होता है आपको पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है, पराबैंगनी प्रकाश के कारण। तो 1 का 2 हो गया। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल के द्वारा मापते हैं, तो 3 हो गया। वैश्विक तापमान, तो वैश्विक तापमान को किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने के कारण वैश्विक तापमान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने के कारण, ठीक है। ओजोन क्षेत्र, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह मैच करें तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है। यशत पुष्प कौन सा कहलाता है? तो यशत पुष्प आपको जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जिंक ऑक्साइड यशत पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जिंक ऑक्साइड यशत पुष्प कहलाता है। जिंक ऑक्साइड ZnO2, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। यशत पुष्प के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही या मूल आदि के निर्माण में किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जिंक ऑक्साइड, यशत पुष्प जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 80 नहीं, नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें दिया गया 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 में दिया गया शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 10 नंबर प्रश्न में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्स में मान बताइए। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्स में क्या मान है? तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का यदि हम मान निकालेंगे तो आप इस पर 9c/5 बराबर F-32 पर आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि इसे हम निकालें तो F-32 F कितना दिया हुआ? 86 दिया हुआ है। इसमें से 32 घटा दीजिए तो कितना आएगा? तो आपको F-32 करेंगे तो 54 आएगा। और 54 में ये 54 आया, तो इसे लिखते हैं हम लोग 54 आया घटाने के बाद। तो 9c/5 बराबर 54 आया घटाने के बाद। यदि हम इसे देखें तो 54 को ऊपर से काट दीजिए, 9 6 जा 54 और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए। c यानी 5 गुना 6 कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आया दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान 36 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया है लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो लेजर का उपयोग यदि देखें किसमें नहीं होता है, तो लेजर का उपयोग है जो आपको एटॉमिक रिएक्टर के रूप में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है।
एटॉमिक रिएक्टर ग्रुप में लेजर का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 12 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा बहुलक नहीं है? नो, नियोप्रीन इसमें जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है दोस्तों। इसका उपयोग पाइप, वेल्ड आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें 13 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनाता है? तो रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित कौन बनाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, रक्त के साथ हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के साथ हेमोग्लोबिन के साथ रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। और आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ऑप्शन ए लगा रहा हूँ मैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रक्त का अनुत्क्रमणीय संश्लेषित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है दोस्तों, अत्यंत जहरीली है। यह प्राणघात गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य को और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हेमोग्लोबिन पर इस गैस की प्रक्रिया से कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता है जो कहाँ होती है? वो सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम होती है। सेरिब्रम होती है और यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि की को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इन पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। ये गन्ना, अदरक और आलू के जो हैं संग्रह अंग तना होते हैं, लेकिन शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शकरकंद एक मूल है, यानी जड़ युक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसमें देखें तो जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है, कुंभी रूप होता है, यह मूलांकुर से विकसित होता है शकरकंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होती है? तो समान दृष्टि के लिए कौन सा भी विटामिन आवश्यक होती है? तो वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समान दृष्टि के लिए रेटिनॉल आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित होती रहती है। यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित होती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है दोस्तों। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रेटिनॉल। 17 नंबर प्रश्न की ओर, पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? तो पुष्प के कौन से भाग से केसर प्राप्त होती है? वर्तिकाग्र और वर्तिका से पुष्प के केसर प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से केसर प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, यदि इसमें देखें 18 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मनुष्य के मादा प्रजनन से कौन सा अंग संबंधित नहीं है? तो इसे हम यदि देखें तो शुक्राणुविहीन है जो मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें इसमें गर्भाशय, अंडाशय और मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ये तीनों यदि ये सब देखें तो ये मादा प्रजनन तंत्र अंग है, जबकि वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये शुक्रवाहिनी क्या है? नर प्रजनन तंत्र की मादा, तो सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? यशत पुष्प कौन कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड है जो यशत पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट ZnO, जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, किसका कारक है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मीय प्रदूषण का प्रायः कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है?
वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण यदि देखें तो इसमें कौन है, वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण। तो वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। अन्य कार्बनिक गैसीय प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है वायु का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्राई नाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी। इसे ही साइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक होता है। तो डायनामाइट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों 23 में बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हेपेटाइटिस बी। बच्चों को जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग यकृत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। यकृत प्रभावित होता है। चेचक देखें, चेचक है जो वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है। चेचक वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें शरीर का लाल दाने पड़ जाते हैं। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है दोस्तों। किसने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया। पोलियो को देखें, पोलियो के जो वैक्सीन है की खोज जॉन साल्क ने की है। पोलियो वैक्सीन की खोज यदि आपसे पूछ ले कौन किसने किया है, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने। जबकि पोलियो ड्रॉप की खोज एल्विन साबिन ने किया है। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने, साबिन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में। 24 में दिया गया है अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो शून्य प्रागम्यता। अति चालक का लक्षण है शून्य प्रागम्यता। शून्य प्रागम्यता अति चालक का लक्षण है। विद्युत चुंबकीय के संदर्भ में प्रागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। उस पदार्थ का प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसके ग्रीन वर्ण पूर्ण अतिचालक की प्रामुख्यता क्या होती है, तो शून्य होती है। यदि आपसे पूछ लिया अतिचालक का लक्षण है तो शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न में लिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन सा तत्व नहीं आता है। यदि हम इसमें देखें तो थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है, जबकि कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कैडमियम है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। और ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम की छड़ परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम की छड़ के उपयोग क्या है, तो कैडमियम की छड़ में परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंदक करने में, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़ को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 26 में भज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। तो भज्जी संघ का वर्णन है जो आपको किस पुस्तक में मिलेगा, तो दीर्घ निकाय में। भज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी नामक सही आंसर है। दीर्घ निकाय नामक पुस्तक में भज्जी संघ का वर्णन है। यदि आप इसी तरह भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मॉडर्न इतिहास एंड मध्यकालीन इतिहास, तो आपको पूरी वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, वो भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो घटना चक्र बुक से है। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया दोस्तों। यदि आप लोग उससे पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। तीनों अलग अलग प्लेलिस्ट है। और भारतीय संविधान से भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जो पूरी चैप्टर वाइज है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और वो भी घटना चक्र बुक से है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे विश्वास है दोस्तों, यदि आप ये दोनों वीडियो पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपके पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप अपने पढ़ाई में और इम्प्रूव ला सकते हैं दोस्तों। तो इसके उसको जाकर देखें। और तो
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान से मिलता है, ये प्रश्न पूछा है। तो वो स्थान कौन सा है? जुते हुए खेत का प्रमाण कलिबंगन, कलिबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है सिंधु सभ्यता के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कलिबंगन से जुते हुए खेत का। कलिबंगन कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है दोस्तों। और कलिबंगन है जो कलिबंगा है जो घग्गर नदी के किनारे है। कलिबंगा किस नदी के किनारे है? काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो घग्गर नदी के किनारे है। कलिबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां कलिबंगन का। तो इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जी ने की थी इसकी खोज 1951 ईस्वी में, ठीक है। तथा 1961 ईस्वी में बीवी लाल एवं बीबी थापर ने निर्देशों में व्यापक खुदाई की गई थी। जुते हुए खेत और नक्काशीदारों ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कलिबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर देखें तो 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुप्तकालीन राजाओं ने अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का 6ठा भाग पाने का अधिकारी होता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 29 में। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? यदि इसे देखें तो कालाशोक थे तो शिशुनाग वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक थे। शिशुनाग वंश के जरिए स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लाया था। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ कर दिया था? तो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लाया था। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक यदि आपसे पूछ लिया जाए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों, कौन से शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किया था? तो वो शिशुनाग था। शिशुनाग था जो अपने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किया था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें इसका अंतिम राजा भी पूछा जाता है। शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो नंदीवर्धन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें है कि 30 नंबर प्रश्न की ओर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया था और सेना का पुनर्गठन किया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर जो मीर कासिम थे, मीर जाफर के दामाद थे, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। इसी प्रकार मुर्शिद कुली खां जी ने मुर्शिद कुली खां जो थे अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाए थे। ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी लाने वाले कौन थे? वो मुर्शिद कुली खां थे। बंगाल के राजधानी का क्रम यदि देखें, पहले बंगाल की राजधानी ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद बना, उसके बाद मुंगेर बना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा? मुंगेर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 में दिया गया, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के याद में बीबी का मकबरा बनाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनाया है? तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों। और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद बनाए थे वो भी औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 में दिया गया, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी और बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद तथा सचिव अब्दुल बारी बने थे। बिहार में प्रथम अध्यक्ष कौन थे स्वराज दल का? तो श्री नारायण प्रसाद थे और उसके सचिव अब्दुल बारी थे। संस्थापक श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न की ओर। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नयाब ए खुदाई कहा था? तो दिल्ली में कौन सा सुल्तान था स्वयं को नयाब ए खुदाई कहा था? तो वो किसने था? वो कौन सा शासक था दिल्ली का? तो दिल्ली का वो शासक बलवन था। बलवन वो दिल्ली का शासक था जो खुद को नयाब ए
खुदाई कहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर वो बलबन था। बलबन ने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। इसके बाद उसने खुद को न्याय खुदाई कहा था। ठीक है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिए जो एक दैवीय उत्पत्ति उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित था। बलबन ने रक्त और लौह नीति की प्रतिपादन किया था। बलबन ने नवरोज का त्यौहार, सिजदा और पैबोस प्रथा भी लागू करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बलबन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न में, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? यदि ये देखा तो प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1914 में, और 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसमें जो प्रथम केंद्रीय शक्ति और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था, एक था केंद्रीय शक्ति था, एक मित्र देशों का। मित्र देश में कौन थे? मित्र देश में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश थे। और वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। केंद्रीय शक्ति में शामिल प्रमुख देश में थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया थे। तो केंद्रीय शक्ति से कौन थे? जर्मनी, और जर्मनी हो गया, और कौन कौन हुआ? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो हमसे पूछा है केवल क्या? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न में, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और 1815 में कब? कहाँ? तो कलकत्ता में स्थापित किए थे। आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में स्थापित किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और इनकी पहली ये सभा थी, इनकी पहली कोई भी संस्था था स्थापित करने वाली, अपनी पहली संस्था थी इनकी आत्मीय सभा। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर II के द्वारा दिया गया था। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछ लिया तो कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि हम क्लाइव के बारे में देखें, क्लाइव कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे जो बंगाल का पहला गवर्नर थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। जबकि आपको बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल शब्द लग गया, गवर्नर के पीछे जनरल शब्द लग गया, तो वो पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, और बंगाल के पहले अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और उन्हीं को वॉरेन हेस्टिंग को ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछ लिया जाए तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछे तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। उसी प्रकार इसमें और प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय हुए और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या कहा था? प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 37
7 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा है? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। और उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिए और पहली बार गिरफ्तार किए गए। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया था। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1929 में, 1936 में और 1937 में चुने गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष पद के रूप में चुने गए थे? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुने गए थे, 29, 36 और 37। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। यह भाषण किसने दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में राज्य चुनाव आयोग है, उसके बारे में पूछा गया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है। तो कौन से अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में, अनुच्छेद 243 के में राज्य चुनाव आयोग का संचालन एवं नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ग्राम सभा में अनुच्छेद 243 का ए जो है ग्राम सभा के लिए दिया हुआ है। पंचायतों का संविधान जो है अनुच्छेद 243 का बी में है। पंचायतों का संविधान अनुच्छेद 243 का बी है। और यदि पंचायतों का कार्यकाल देखें तो 243 का ई होता है पंचायतों का कार्यकाल। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन देखें तो अनुच्छेद 243 का आई है। ठीक है, और पंचायतों के लेखा का अंकेक्षक होगा अनुच्छेद 243 का जे। और पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 के तहत किया था पंचायती चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 39 में भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जितना बार भी चाहे उतना बार चुनाव के लिए पात्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत का राष्ट्रपति चाहे जितना बार चाहे उतने बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। वर्तमान में यदि भारत के राष्ट्रपति पूछे तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की दूसरी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में बनी है। कहेंगे राष्ट्रपति हैं तो 15वीं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश को है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति को देते हैं। जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 40 का। ठीक है, इसमें यदि कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 40 नंबर 1। 40 प्रश्न में कहा गया है कि न्यायाधीश कौन कराते हैं शपथ? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ कराते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, और यदि लेकिन त्यागपत्र किसे देते हैं राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने का एक और प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 41 में। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के प्रति। लोकतंत्र में विश्वास जनता का लोकतंत्र में विश्वास की सफलता की सबसे आवश्यक शर्त है। शिक्षा लोकतंत्र का सफलता की एक आवश्यक शर्त है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति। यदि व्यक्तिगत रूप से कहे तो राज्यपाल के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें 41 हो गया। 42 नंबर प्रश्न की ओर यदि इसे देखें तो 42 में दिया होगा लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन के लिए सफलता का क्या आवश्यक है? तो उसमें शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, ये तीनों की आवश्यकता होती है लोकतंत्रात्मक शासन में। ये तीनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उपयुक्त में से सभी
लोकतंत्रात्मक शासन में ये सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 43 में, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो यदि देखें इसे, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता को व्यवस्था नहीं देता है, लेकिन यह अनुच्छेद 19 का ए में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि 19 में देखें तो 19 का ए में है कि प्रदत्त वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करती है। 19 का ए। 19 का यदि ग को देखें, इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान दी गई है। संघ बनाने का छूट दी गई है किसमें? अनुच्छेद ग में। अनुच्छेद घ में देखें, भारत में कहीं भी आने जाने की या भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद अ में इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और इस प्रकार अनुच्छेद च में देखें तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में कोई भी वृत्ति व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 44 नंबर प्रश्न को देखें तो पंचायत को कौन से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और वर्ष 1992 में दिया गया था। यदि इसे देखें तो वर्ष 1992 में दिया गया था और पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों से दिया गया था ये। ठीक है, और संविधान के भाग 9 में रखा गया है। अनुच्छेद 243 के क से लेकर अनुच्छेद 243 के न तक जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 45 में, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यदि इसे देखें, मतदान की आयु किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 46 में, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सूर्य सौर मंडल का मुखिया जिसे कहते हैं वो कौन है? सौर मंडल का मुखिया एक सूर्य है। सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को इसके तार का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को इसके प्रकाश का कितना 200 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी सूर्य से औसत दूरी कितना 149 लाख किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं दोस्तों, सेरस, प्लूटो और एरीज। तो इसमें पूछा था सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 47 में कहा गया है दोस्तों, 47 में दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में यदि देखें सबसे बड़ा दिन तो वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं तथा रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना शुरू करती है। उत्तरी ध्रुव की ओर 21 मार्च से और कर देती है और 23 सितंबर तक प्रकाशित रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि इसमें देखें हम 21 मार्च को बसंत विषु के नाम से जाना जाता है, 23 सितंबर को शरद विषु के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे ये दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा था आपसे कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की तो वो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो गार्डविन आस्टिंग है, लेकिन भारत के हिमालयी क्षेत्र में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर हिमालय के महान हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 49 में कि बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में 25.4 थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 25.4। देखिए हम इसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितनी थी आपसे पूछ लिया जाए, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो 1106 जनसंख्या घनत्व में कितनी है बिहार में, तो 1106 है। लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% दोस्तों। बिहार में साक्षरता दर टोटल कितना है, 61.8%। लेकिन पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में तो 71.2% और महिला साक्षरता दर है बिहार में 51.5%। तो इतनी जानकारी 2011 की जनगणना से मैं बता दिया हूँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है बिहार के एग्जामों के लिए जानकारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी ग्रुप है दोस्तों के सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और मैं अच्छे वीडियो ला सकूँ आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखें तो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल यदि देखें तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, ग्रीनलैंड है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर कहाँ अवस्थित है द्वीप, तो हिंद महासागर में। न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, न्यू गिनी है। पहला कौन है, ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी। और उसके बाद बोर्नियो भी है। बोर्नियो द्वीप भी है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बोर्नियो है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 51 नंबर प्रश्न की ओर। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा होती है उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से समाप्त पर्याप्त करती है क्योंकि वहां ये पवन समुद्र से स्थल की तरफ जाती है। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जबकि तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरिया झील है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील लेक सुपीरियर है। यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाया जाता है सुपीरियर झील। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव एस बी एस राघव समिति ने दिया है। एस राघवन समिति ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एस राघवन समिति ने 2002 को अधिनियम का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में। 54 में कहा गया है कि इसमें दिया गया है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए NSSO। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। NSSO है जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इस संगठन है जो क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। NSSO, ठीक है, NSSO के द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न में। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वातावरण है मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है वातावरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दीर्घ तरंग स्थल विकिरण के कारण वातावरण गर्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अधिक जैव विविधता कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है अधिक जैव विविधता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले वनों का विकास होता है। पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु वनस्पतियों की प्रजातियों
इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 57 में, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में यदि देखें तो क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 58 नंबर प्रश्न में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यदि इसे देखें तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है आपको कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र तो ये बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 59 में, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है किसके द्वारा? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया हुआ 60 नंबर प्रश्न में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात, पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 में, यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है जो किन दो देशों को अलग करती है? पेरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो अल्पस पर्वत है जो फ्रांस और इटली को अलग करती है, अल्पस पर्वत, और जुरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करती है। तो पेरेनीज पर्वत कहाँ श्रृंखला कहाँ पड़ता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में। 62 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी हमसे पूछा है तो एडवर्ड वज एड्रिन थे जो चांद पर उतरने वाला दूसरे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। दूसरा कौन थे? बज एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 63 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। अपनी वाक्पटु के कारण ही वे बजट की आलोचना विशिष्ट तरीके से किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 64 में, अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मेहर मूसा थी। मेहर मूसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मेहर मूसा भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। प्रीति सेन गुप्ता वर्ष 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। प्रीति सेन गुप्ता कौन है? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है प्रीति सेन गुप्ता। उज्ज्वला पटेल के बारे में देखें तो उज्ज्वला पाटिल है। उज्ज्वला पाटिल भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने वर्ष 1988 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगाई थी। उज्ज्वला पाटिल। और गीता घोष के बारे में जब देखें दोस्तों, भारत की पहली महिला पैराशूटर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पैराशूटर्स है गीता घोष। तो इन चारों के बारे में बता दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मेहर मूसा है जो पहली भारतीय महिला बनी थी अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंचने वाले। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 65 की ओर। 65 में कहा गया है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर होमी भाभा जागा को, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। होमी जहांगीर भाभा जो थे भारत के पहले न्यूक्लियर विज्ञान के जनक हैं और प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। 1966 में वायु दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन यदि इसे देखिए तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है जो आपको गुजरात में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, गुजरात में स्थापित किया गया है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट से एक छोटे से द्वीप वेट द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने मंझगांव डाक लिमिटेड एडमी के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट को दिवाली 2024 के पहले शुरू होने की संभावना बताई गई है और इसमें 30 यात्रियों को ले जाने की सुविधा होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 67 नंबर प्रश्न में। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? तो केंद्र सरकार ने कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण
कुछ संगठन पर प्रतिबंध लगाए थे, वो संगठन का नाम क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो वो संगठन थे जिसमें आपको तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सभी पर केंद्र सरकार ने क्या किए थे, तो इन संगठन पर प्रतिबंध लगाए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 68 में, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो नवरत्न का दर्जा किसको किसको दिया गया है, यदि इससे देखें तो IRCO और RITES लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किस राज्य में होगी, यदि इसे देखें तो ड्रोन पुलिस की स्थापना है जो हाल ही में बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दियारा एवं पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले अवैध कारोबार जैसे शराब निर्माण, अवैध अग्नि शास्त्र निर्माण, अफीम की खेती आदि का अपराध नियंत्रण, साथ ही यातायात नियंत्रण एवं गतिविधियों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार ने ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किए जाएंगे। तो 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा वो 3 महाद्वीपों में आयोजित किए जाएंगे। 3 महाद्वीप में कौन कौन, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसमें 6 देश अर्जेंटीना, मोरक्को, पराग्वे, पुर्तगाल, स्पेन और उरुग्वे में ये फीफा विश्व कप 2023 फुटबॉल वाला आयोजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 3 देशों में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 71 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। तो स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो वो है नंदिनी दास को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड विज्ञान ने सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार दिया है। तो कौन सही होगा, डॉक्टर ज्योति गुप्ता को दिया गया दोस्तों, नंदिनी दास ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सर क्या होगा दोस्तों, ज्योतिता गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। वो कौन राज्य ने यह जारी किया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, तो वो बिहार सरकार ने जारी किया है। बिहार सरकार ने ई शासन को बढ़ावा देने के लिए, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 73 में देखें, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में दिया गया, वर्ष 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में नोबेल के अर्थ पुरस्कार से शामिल किसे किया गया है, तो वह है क्लाउडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्लाउडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने महिला के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने के लिए या उसमें समझ को विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, जीके जीएस का ये लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो देखिए 75 नंबर प्रश्न के, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड है जो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इजराइल रक्षा बलों ने IDF ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड 2023 को में गाजा पट्टी में जो हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के खिलाफ शुरू किया है। यह एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा सही आंसर, यूक्रेन ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इजराइल ने
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, इजराइल ने शुरू किया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। किसने शुरू किया? इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत